तो अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे डेफिनेटली जो है आपको 5 मार्क के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और कंपटीशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो क्या होती है, उसकी क्या वैल्यू होती है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। हम एक कंडक्टिंग वायर बना लेते हैं। ये कंडक्टिंग वायर है। इस वायर को मैंने जूम इन करके बड़ा कर दिया है। इस वायर के अंदर 3 जो है सब्सटेंस होंगे, 3 चीजें होंगी। एक तो रहेगा न्यूट्रल एटम, ये एटम है। एक रहेगा आयन और एक ये जो डॉट बना रहा हूं, ये डॉट जो है आपका ये इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 3 चीजें रहेगी। एक तो रहेगा न्यूट्रल एटम, एक रहेगा इलेक्ट्रॉन और एक रहेगा आयन। अब क्या होता है ध्यान से समझिए। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। वो बहुत स्मॉल होता है और अगर उसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इजीली मूव कर सकता है। यानी इस वायर को अगर मैं रूम टेम्परेचर पर रखूंगा तो इसको सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलेगी और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे ये रैंडमली इधर उधर लेफ्ट राइट में मूव करेंगे। लेकिन एटम और आयंस जो हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि एटम और आयंस जो होते हैं वो इसके लैटिस के अंदर बंधे हुए होते हैं। और एटम और आयन जो होते हैं वो एटम और आयन जो आपके होते हैं उनका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा होता है। प्रोटॉन का एक सिंगल प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम ज्यादा होता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक स्मॉल बॉल है, एक छोटी सी बॉल है स्मॉल, तो जो एटम और आयन है एक बहुत बड़ा माउंटेन है। एक बहुत बड़ा माउंटेन है, यानी एक बॉल के कंपैरिजन में माउंटेन बहुत ज्यादा भारी होती है। तो उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है इसके कंपैरिजन में जो एटम और आयन है वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। उनकी जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये मूव नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। तो जब हम इसको थर्मल एनर्जी देते हैं तो थर्मल एनर्जी को लेके, थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हीट की वजह से मिलती है। हीट एनर्जी जो होती है उसी का दूसरा नाम जो है थर्मल एनर्जी होता है। तो जब इसको थर्मल एनर्जी देते हैं तो एटम्स जो होते हैं वो तो वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। वो रास्ते में एटम आयन से टकराते हैं और फिर वो इधर उधर लेफ्ट राइट अप डाउन अलग अलग डायरेक्शन के अंदर उनका मूवमेंट चलता रहता है। अगर अब मुझे कोई पूछे यहाँ से नेट फ्लो कितना हुआ, तो नेट फ्लो 0 होगा। कैसे 0 हुआ समझिए। मान लीजिए ये एक कोई डोर है और इस डोर के यहाँ पर इस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अगर मान लीजिए 50% इस डोर से अंदर की तरफ आए और 50% इस डोर से बाहर की तरफ गए, 50 का इनवर्ड मोशन हुआ, 50 का आउटवर्ड मोशन हुआ। मुझे पूछा जाए नेट फ्लो कितना हुआ, नेट मोशन कितना हुआ, कितने लोग क्रॉस हुए, तो मैं इसका आंसर 0 दूंगा क्योंकि जितने अंदर आए उतने ही बाहर गए। तो डोर के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो नेट फ्लो 0 हुआ। सेम उसी तरह से अगर हम इसके अंदर देखें कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन का कितना फ्लो हुआ, तो नेट फ्लो ऑफ जो चार्ज है, चार्ज का नेट फ्लो जो हुआ, नेट फ्लो 0 हुआ। तो इसमें 0 करंट फ्लो हुई। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि जब भी हम कोई वायर लेते हैं और उस वायर को केवल थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसके दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ थर्मल एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन केवल लेफ्ट राइट मूव करते रहते हैं, उनका नेट फ्लो नहीं होता है। यानी नेट फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो 0 रहता है, उसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई आपका जो चार्ज होता है, जो वायर होता है, उस वायर के अंदर
आपने देखा होगा कि जब तक उसको बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है करंट का फ्लो नहीं होता, इसलिए इस वायर के अंदर कोई भी करंट का फ्लो नहीं हुआ। अब मान लीजिए हम ये जो वायर है, इस वायर को हम एक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। या हम ये करते हैं कि इसको एक तरफ प्लस की प्लेट और एक तरफ माइनस की प्लेट लगा देते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं, और इस वायर के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं। तो अब इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम भी रहेंगे और आयंस भी रहेंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो अब इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को 2 टाइप ऑफ एनर्जी मिलेगी। एक तो जो पहले थर्मल एनर्जी मिल रही थी वो तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके अलावा इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इलेक्ट्रिक एनर्जी भी मिलेगी। तो 2 तरह की एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जाहिर सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो प्लस टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, या जो प्लस वाला पोर्शन है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 एनर्जी के मोशन की वजह से रैंडमली मूव करेंगे, लेकिन उनका नेट फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हमेशा प्लस की तरफ ही रहेगा। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्या अब जीरो है क्या, अब हम इसमें जीरो नहीं बता सकते, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो चार्ज है इसका फ्लो जीरो नहीं होगा। तो जो इसके अंदर चार्ज का फ्लो हुआ वो फ्लो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गई n इंटू ई। तो इसमें करंट कितनी फ्लो हुई, करंट हो गई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये इस वायर के अंदर फ्लो होने वाली एवरेज करंट हो गई। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एवरेज को Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर अगर हमें इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करनी हो तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम लिमिट ऑफ टाइम टेंड्स टू 0 ले लेते हैं। आप सब लोगों को पता है कि लिमिट ऑफ टाइम टेंड्स टू 0 लेते ही जो हमारी करंट होगी वो dq बाई dt की फॉर्म में आ जाएगी, यानी dq की वैल्यू जो होगी हमारे पास में i dt आ जाएगी। और हम अगर q निकालना चाहें तो इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 हम इसको i dt कर देंगे। तो ये हमारे पास में कुछ करंट के फॉर्मूले हो गए। अब अगर हमें पूछा जाए कि करंट की यूनिट क्या है, तो करंट की यूनिट निकालने के लिए हम चार्ज अपॉन टाइम की यूनिट को सॉल्व करेंगे। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, अपॉन टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो ये बन जाएगी एम्पियर। तो करंट जो है इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ये आपको याद रखनी है। एम्पियर एक साइंटिस्ट है इसलिए इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए आप नहीं लगाओगे, स्मॉल ए एम्पियर के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और आप याद रखेंगे कि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब कई बार बच्चे एक गलती कर देते हैं कि मान लीजिए एग्जाम में आ गया राइट द स्टैंडर्ड डेफिनेशन अप्रूव्ड बाय एसआई ऑफ 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट आप 1 कूलम पर सेकंड लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, एसआई जो सिस्टम है उससे अप्रूव्ड नहीं है। तो एसआई सिस्टम से जो अप्रूव्ड डेफिनेशन है वो आगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए पॉइंट बताया है। कई बार बच्चे लिख देते हैं 1 एम्पियर करंट इज दैट करंट इन विच इन 1 सेकेंड 1 कूलम चार्ज फ्लोज। तो अगर ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो अलग है, 2 वायर्स इनफाइनाइट वायर वाली डेफिनेशन है, वो हम आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर उसको स्टडी करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको याद रखना है जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, उसको मैं आपको समझा रहा हूं। तो मान लीजिए ये एक बैटरी है, इस बैटरी का ये बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल है,
और इससे मैंने एक रजिस्टर जोड़ा जिसका रेजिस्टेंस R है। तो इसमें जो करंट होगी ये आपको ध्यान रखना है, बैटरी के बाहर +2 माइनस फ्लो होगी और बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो होगी फ्रॉम -2 प्लस फ्लो होती है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। ये कन्वेंशनल करंट है, जो साइंटिस्ट लोगों ने जिस करंट को माना था ये वो करंट है, कन्वेंशनल करंट है। लेकिन अगर हम देखें कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है, तो जो करंट का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो ये याद रखेंगे, अगर करंट का जो फ्लो है वो क्लॉकवाइज हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो उसके अपोजिट होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये मैंने आपको करंट का फ्लो समझा दिया। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं, ये आपको पॉइंट याद रखना है। कंडक्टर्स में जो करंट का जो चार्ज कैरियर होता है, करंट के जो चार्ज को फ्लो करवाने वाला होता है, करंट का जो चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ही आपके चार्ज को फ्लो कराता है, करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है। फिर आप याद रखोगे कि जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम होते हैं, उनके अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो फ्लो होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होती है कंडक्टर की जैसे, और सेकंड उसके अंदर होल्स का भी मूवमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो होती है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जो एयर है, एयर के अंदर करंट फ्लो होती है, जैसे एयर के अंदर लाइटनिंग हो जाती है, बिजली गिरती है तो लाइटनिंग होती है, तो एयर में किस वजह से फ्लो होती है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस दोनों फ्लो करते हैं। फिर अगर हमसे पूछा जाए कि बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कैसे करंट फ्लो होती है, तो आपको याद रखना है ओनली आयंस, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ सब्सटेंस लिख दिए और ये मैंने इनके चार्ज कैरियर लिख दिए हैं, ये सब आपको याद रखने हैं, करंट चार्ज कैरियर। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको समझते हैं। सपोज कीजिए हमें दिया हुआ है कि एक वायर है, इस वायर के थ्रू 1 मिनट टाइम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं 3 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो बताइए इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, ये हमें अगर पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। करंट हमें पूछा गया है तो करंट हमारा होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की जगह हम लिख देंगे NE अपॉन टाइम, तो N की जगह हम लिख देंगे 3 × 10⁻13, E की जगह हम लिखेंगे 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। टाइम दे रखा है मिनट, तो 1 मिनट को हमको 60 में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो ये 3 से यहाँ पे कट होके 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये एक 0 ऊपर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 10⁻13, ये 0 ऊपर जाएगा 10⁻−20, 2 से 1.6 कट जाएगा तो ये बन जाएगा 0.8। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8 × 10⁻⁻7 एम्पियर करंट हमारी इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रही है। तो इस तरह से अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर करंट का क्वेश्चन पूछा जाए न्यूमेरिकल, तो हम उसको कर सकते हैं। कई बार हमें टाइम और करंट फ्लो दे दिया जाता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाता है, तो भी वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें ये दे दिया जाए कि एक वायर में 1 मिनट तक 1 एम्पियर करंट फ्लो हुई, तो बताओ कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो इसको करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें टाइम और करंट दे दी गई है और हमें चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, जो भी पूछे हम बस इधर उधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले से वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में जो है हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रजिस्टर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।